हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो फिर से न्यूज आपका ये केन बेतवा लिंक परियोजना 27 दिसंबर के न्यूज में फिर से ये आ रहा है, क्योंकि ये विवादित मुद्दे पर बातचीत इसमें हो रही, विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो इसके लिए फिर से ये न्यूज में रहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना, इसका मतलब यहाँ से अब एक न एक क्वेश्चन आना तय है। तो इसको इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे जिससे कि पूरी तरीक़ा से पाठ्यक्रम भी इसका पूरा होते चला जाएगा। तो केन बेतवा लिंक परियोजना ये विवाद में क्यों है? क्योंकि उस क्षेत्र के ग्रामीण ने क्या किया है कि चिंता जताया है। क्यों? कि बोला 46 लाख के आसपास में पेड़ कटेगा। जब वो उतना ज़्यादा पेड़ कट जाएगा तो इसका मतलब पर्यावरण को क्या क्षति तो पहुँचेगा, नुकसान तो होगा। तो उसी को लेकर यहाँ देखिए, ग्रामीणों ने कहा कि 46 लाख पेड़ काटने से रोकने की पहल को लेकर ये क्या कर रहा है, वहाँ ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या किया, केन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ किया है। और आपको पता नहीं, ये पन्ना टाइगर रिजर्व और 22 गांव के ग्रामीण के खिलाफ ये प्रदर्शन ये जारी है। पन्ना, अब बताइए पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। आपको याद रखना है कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। और इससे जुड़ी सारे तथ्यों को देखते हैं। और देखिए यहाँ बात करें तो कहीं पर क्या हो रहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना जो है वो अभिशाप भी है और वरदान भी है। तो आप कह सकते हैं कि बुंदेलखंड वाले क्षेत्र के लिए कैसा होगा, ये वरदान साबित होगा, क्योंकि वहाँ पे सिंचाई और जो पीने योग्य पानी की सुविधाएं नहीं है, कमी है, उसको पूरा करने के लिए ये योजना को चलाया गया है। और इसका उद्देश्य बहुउद्देशीय परियोजना के तौर पर इसको देखा जाता है। तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में ये वरदान साबित होगा, क्योंकि वहाँ से नहरें जाएंगी, उसके क्षेत्र की क्या होगा, सिंचाई होगा। वहाँ पे नहर द्वारा उसका सिंचाई जैसे ही होगा तो फसल उगेंगे। इसके अलावा क्या होगा, वहाँ पे जो भी क्षेत्र सुखाड़ की स्थिति में था वो सुखाड़ स्थिति बनने से बचेंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा था 69वीं में कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा किस पठार को काटता है? तो याद रखना, वो बुंदेलखंड नहीं है, वो बघेलखंड है। तो बघेलखंड का जो पठार है वो पठार पर ये भारतीय मानक रेखा जो 82.5 डिग्री है और वो जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री है, ये दोनों आकर बीच में मिल जाते हैं, यानी काटने का काम करता है। तो यदि बात करें ये पठार है और इसको जो काटा है तो ये टाइम जोन मान लेते हैं कि ये आपका कितना डिग्री है, ये 82.5 डिग्री है, ये आपका 82.5 डिग्री है और ये आपका 23.5 डिग्री है। तो ये जो आपका काटा गया है ये कहाँ पर काटा गया है, ये चीज़ आपका बघेलखंड में काटा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, इस पे और जोड़े हुए सारे तथ्य लिखे हैं तो उसको भी समझ लीजिए। तो नदी जोड़ो परियोजना पहली बार जो इसका शुभारंभ किया गया था कब, तो 1858 में किया गया था। और वो किसके द्वारा ये रखा गया था प्रस्ताव, तो सर आर्थर कॉटन के द्वारा रखा गया था। तो पहली बार जो ये शुभारंभ किया गया था 1858 में सर आर्थर कॉटन के द्वारा ये रखा गया था। ठीक है, देखिए और यदि बात करें अब, ये था नदी जोड़ो परियोजना, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना, तो उसके भी बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए कैन बेतवा लिंक परियोजना ये आपका 2005 से ही शुभारंभ किया गया था और इसका नाम रखा गया था अमृत क्रांति के नाम से जाना जाता है। कैन बेतवा लिंक परियोजना पूछेगा कि ये कब से प्रारंभ किया गया, 2005 से, या फिर इसे पूछेगा किसके तहत किया गया था, तो अमृत क्रांति के तहत इसको किया गया था। और कैन बेतवा पर ही कौन सा बांध है, तो आपके बारे इसको याद रखना है, दौधन बांध। किस नदी पर पूछेगा कि किस नदी पर दौधन बांध बनाया गया है, तो कैन बेतवा नदी पर, कि जहाँ पर कैन और बेतवा मिलेगा वहीं पर एक दौधन बांध बनाया गया है। तो दौधन बांध याद रखना है, कहाँ है आपका, कैन बेतवा नदी पर बनाया गया है। प्रायद्वीपीय नदी किस, ये जो है प्रायद्वीपीय नदी का विकास
की योजना के तहत, यानी इससे मेंस का भी टॉपिक आप समझ सकते हैं, मेंस का भी टॉपिक बनेगा। तो ये सारे फैक्ट को आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपका प्रायद्वीपीय नदी का विकास किस तौर पर होगा, तो इसके लिए ये क्यान्वितवा परियोजना को रखा गया। इसका मूल उद्देश्य क्या है कि पेयजल और सिंचाई, इसके बारे में हम पहले भी बताएं कि पेयजल एवं सिंचाई के लिए इसका उद्देश्य है। आपको बताया कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा हम बात करें तो आपको बोले थे कि केंद्र सरकार का कितना इसमें हिस्सेदारी होगा खर्च में, तो 90%। जो ये योजना तैयार हो रहा है उसमें जितना भी खर्च होगा तो कुल खर्च का 90% केंद्र सरकार खर्च करेगी और राज्य सरकार 10%। वहीं यदि बात करें तो बहुउद्देशीय परियोजना, तो बहुउद्देशीय परियोजना का क्या क्या इसमें शामिल किया जाता है कि इसका बहुउद्देशीय यानी अलग अलग प्रकार का इसका उद्देश्य हो, यानी कि बहुत सारा इसका उद्देश्य, बहुउद्देशीय उसी में है। बहु मतलब अनेक, अनेक उद्देश्य से किसी भी प्रकार का योजना जो बनाया जाता है उसको बहुउद्देशीय परियोजना या योजना कहा जाता है। ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो बहुउद्देशीय परियोजना को भारत का मंदिर किसने कहा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि भारत का मंदिर, जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को कहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि बाढ़ को नियंत्रित करना, पेयजल की आपूर्ति करना, जल विद्युत उत्पन्न करना, नहरी परिवहन यानी कि जो नहर यदि तैयार किया गया उसी पर क्या परिवहन यानी सड़क बना देना, इसके अलावा पर्यटन केंद्र बनाना, इसको लेकर ये बहुउद्देशीय परियोजना का शुभारंभ किया जाता है। अब इससे देखते हैं यदि किसी दो राज्यों से, जैसे यहाँ पे यदि बात करें आपका क्या ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दोनों के बीच कैसा संबंध है और किस तरह से इसमें दोनों खर्च दे रहा है और ये उद्देश्य को पूरा करने में मदद कर रही है। यदि किसी तरह से यदि जल विवाद हो जाता है, यानी कि एक ही नदी है वो 2-3 राज्यों से होकर गुजरती है, तो किस राज्य ने कितना बांध बनाकर पानी रोक सकता है, कितना रख सकता है, उस पर जो है यदि किसी प्रकार का जल विवाद होता है तो उसका निपटान करता है कौन, तो संसद करता है। संसद के द्वारा उसका निपटान किया जाता है, यानी फैसले सुनाने का कार्य अंतर्राज्यीय जल विवाद का कौन निपटान करता है, तो संसद करता है। और वहीं यदि देखें तो आर्टिकल 262 में इसका अंतर्राज्यीय जल विवाद का पूरी तरीक़ा से व्याख्या किया गया है। उसमें संरचना यानी पॉलिटी के व्यू से देखें तो अंतर्राज्यीय जल विवाद किस आर्टिकल के तहत, तो 262 के तहत। इसका निपटान कौन करता है, तो संसद करता है। तो हम लोग इतना सारे इसमें देख लिए कि बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। अब आज ये पूरी तरीक़ा से टॉपिक ये ख़त्म हो गया। अब इससे कोई भी ज़्यादा फैक्ट या क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और आपको बता दें एक न्यूज़ और था जो कि ये दुखद वाली बात है कि आर्थिक सुधारों के नायक का निधन। आप कह सकते हैं कि आर्थिक सुधार करने वाले नायक, इसको क्यों कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि अपना देश जब 1991 के आसपास जब बहुत दयनीय स्थिति हो गया था भारत में, यानी कि आयात करने के लिए पैसा नहीं था, तो उस स्थिति में कैसा कैसा योगदान रहा है, तो इनके बारे में जानते हैं। और ये आप जानते हैं कि मनमोहन सिंह हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। और देखिए कहता है कि देश का मन मौन करने के लिए स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं हम लोग कहाँ पर, तो देश का मन मौन, ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं आपका निबंध में। ये सब कोटेशन को भी याद रखिएगा। तो पहले मनमोहन सिंह के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद और इसमें बहुत सारे तथ्य को हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए ये मनमोहन सिंह जो इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में ये आपका जो डिग्री लिए थे ये कहाँ से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लिए थे। सोच सकते हैं उस टाइम में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ रहा था, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इनको पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स के बारे में तो बहुत ज़्यादा ही जानकारी होगी। तो इसके कारण से इन्होंने क्या किया कि भारत को उस स्तर तक पहुंचाने का काम किया। तो
1971 में देखिए कि भारत सरकार के वाणिज्यिक मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार थे, यानी 1971 में वाणिज्यिक मंत्रालय के सलाहकार के तौर पर काम किए थे 1971 में। वहीं 72 की यदि बात करें 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया था। 71 में वाणिज्यिक, 72 में मुख्य आर्थिक सलाहकार किसके लिए? वित्त मंत्रालय में। और वहीं यदि बात करें तो योजना आयोग 80 से 82 का सदस्य बने, यानी योजना आयोग जो स्टार्ट हुआ था आपका कब से, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि योजना आयोग कब से प्रारंभ किया गया था। तो योजना आयोग के भी सदस्य रह चुके हैं, इतने विद्वान व्यक्ति हैं और इनका निधन हो गया है। तो इनके बारे में और देखते हैं। तो सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनने की चांस रहता है। आरबीआई के ये गवर्नर भी रह चुके थे और ये 82 से 85, यानी कि जब 1982-85 के बीच, यानी कि 3 साल का इन्होंने क्या भारतीय आरबीआई के गवर्नर के तौर पर कार्य किए थे और ये कैम में थे, 15वें गवर्नर थे। तो पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन, भारतीय आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह कैम में थे, तो 15वें थे। वहीं 85-87 में योजना आयोग के अध्यक्ष के तौर पर काम किया। इसके अलावा यदि हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये 91 से 96 जब चल रहा था उस टाइम में ये, यानी आप जान सकते हैं कि 91 से 96 के तौर पर कि कैम में उस टाइम में योजना आयोग चल रहा था, कैम में पंचवर्षीय योजना था। ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। पीएम नरसिंहम यानी कि नरसिंह राव सरकार के तहत ये वित्त मंत्रालय में भी इन्होंने काम किया था। तो वित्त मंत्री के तौर पर इन्होंने जो काम किया था ये कब किया था आप जान सकते हैं, 1991 से 96 के तहत। और सबसे इम्पोर्टेंट, और यदि 2004 से 2014 के बीच ये भारत के प्रधानमंत्री रहे और ये कैम में प्रधानमंत्री रहे, तो 14 तो इसे कम से कम 2-3 फैक्ट याद तो जरूर रखना है कि भारत के प्रधानमंत्री ये कैम में बने थे, तो 14 आरबीआई के गवर्नर कैम में बने थे, तो 15 कम से कम 2 फैक्ट तो इसको याद ही रखना है, ठीक है। और आपको बताना है कि कैम में आपका ये पंचवर्षीय योजना चल रहा था 1991-92 में। और इसमें थोड़ा सा बात करते हैं और इसको ठीक से समझिए। देखिए यहाँ पर पूरा इसका हेडलाइन है पूरी तरीक़ा से, मनमोहन के 6 फैसले जिससे देश को नई दिशा मिली। तो पहला देखते हैं, इसमें पूरी तरीक़ा से दिया है ईस्वी 22, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस हो गया है। ये सारे 4-5 फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिखेगा। तो देखिए 1991 में उदारीकरण इसका मतलब ही उदारीकरण क्यों लाया गया, तो थोड़ा सा पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। भारत जब आज़ाद हुआ तो उस टाइम में हम लोग ज़्यादा जो है रूस की तरफ झुके हुए थे, और रूस में क्या है समाजवाद है। तो हम लोग पहले जैसे यदि बात करें कि जवाहरलाल नेहरू ने पहले उसमें कैसा समाजवादी का सिद्धांत पर वो चलते थे, समाजवादी के सिद्धांत पर वो चलने वाले व्यक्ति थे। जब समाजवादी के सिद्धांत पर चलने वाले व्यक्ति थे तो सोचा कि पहले अपना देश समाजवाद है, और 1951 से जैसे ही अपना स्टार्ट करता है काम, लगता है समाजवाद हो, लेकिन ये दूसरी पंचवर्षीय योजना आते आते ऐसा हो गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर ज़्यादातर झुकने लगा। लेकिन वही पूरी तरीक़ा से बात करें समाजवाद से मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर दूसरी पंचवर्षीय में हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से आपका 1991 में हुआ, जब मनमोहन राव समिति की सिफारिश के द्वारा नई आर्थिक सुधार लाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं एलपीजी। आ गया होगा समझ में एलपीजी। तो एलपीजी क्या होता है तो इसके बारे में समझिए। एलपीजी जिसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं, उदारीकरण। और उदारीकरण में क्या होता है, इसमें लाइसेंस राज को ख़त्म कर दिया। यानी कि यानी किसी व्यक्ति को पहले लाइसेंस लेना होता था, उसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता था,
बहुत ज़्यादा उसका प्रोसेस भी था, खर्च भी ज़्यादा था। तो बोला लाइसेंस सिस्टम ही ख़त्म कर दो, जिससे व्यक्ति अपना क्या रोज़गार सृजन कर सकेगा, कोई कंपनी लगा सकेगा, इंडस्ट्री लगा सकेगा, जिससे क्या होगा कि सभी व्यक्तियों को रोज़गार का सृजन होगा, रोज़गार मिल सकता है। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन, जो सरकारी जो पहली चीज़ सारी चीज़ था कि सरकार हम ही अपना इंडस्ट्री चलाएंगे, हम ही सारा वर्क करेंगे, तो उसको क्या बोला प्राइवेटाइजेशन, यानी कि निजी क्षेत्र में परिवर्तन करना शुरू किया। इसके अलावा इसमें बोलते हैं कि जी अब वो बच गया एलपीजी, तो लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। बोला भारत का जो अर्थव्यवस्था है इसको पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाना चाहिए, अधिक से अधिक दूसरे देशों से संबंध अच्छा हो, उसके लिए आयात और निर्यात में क्या वृद्धि करने के लिए इसने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। तो ये आप 1991 के तहत आप देख सकते हैं इसमें क्या 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 एलपीजी, जिसको बोलते हैं लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये पूरा तथ्य समझ में आ गया होगा। तो भारत पहले क्या था, समाजवाद था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में देखा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर झुका हुआ है, लेकिन पूरी तरीक़ा से 1991 में किसके सरकार पर, जब मनमोहन राव समिति के सिफारिश पर यह पूरी तरीक़ा से एलपीजी लाया, जिसको हम लोग बोलते हैं लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक पूरी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसके बाद आपको बता दें कि ये आपका सूचना का हक, ये सूचना का हक जो 2005 में आया कि जनता को सभी सरकार की सूचना लेने का अधिकार है। तो ये लेने का अधिकार आपको बताना है, ये सूचना का अधिकार ये कैसा अधिकार है, तो आपको बता दें मौलिक अधिकार है, और ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। ऐसे देखिए हम लोग बोलते हैं कि बोलने का अधिकार ये आर्टिकल 19 में है, लेकिन सूचना का अधिकार आपका आर्टिकल 21 में होगा, क्योंकि ये सरकार से सूचना प्राप्त करना है। तो इसके लिए आर्टिकल 21। और वहीं यदि बात करें किसका, तो यदि स्पीच हम लोग जो बोलते हैं, बोलने का अधिकार, समाचार सुनने का अधिकार है ना, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार, ये सब आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। तो 2005 में मनरेगा, यदि मनरेगा की यदि बात करें तो देखते हैं मनरेगा में क्या क्या है। तो मनरेगा की यदि कॉन्सेप्ट की यदि बात करें तो इसका गठन, पहले इसको नरेगा दिया गया था, पहले इसको बोलते थे नरेगा, और इसी का गठन 2005 में किया था। नरेगा का कॉन्सेप्ट आया था 2005 में, और इसमें कहा गया था कि पहले व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा, और कितने दिनों का, तो 100 दिनों का काम करने की रोज़गार की ये गारंटी दी जाती है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो निम्न परिवार हैं या फिर निम्न प्रकार के लोग जिसको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, उसको कम से कम ये मनरेगा यानी नरेगा के तौर पर 100 दिन के लिए उसको काम मिलना चाहिए। वहीं यदि इसके बात करें तो इसको नरेगा से मनरेगा कब कर दिया गया, तो 2009 में, और वो गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर, यानी 2 अक्टूबर गांधी जी का जयंती मनाया जाता है। और वही 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, मनरेगा। तो जान सकते हैं कि नरेगा 2005, मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 में किया, जिसका विधान द्वारा इसको अधिनियमित कर दिया। ठीक है, यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। 2009 में ही आधार और आरटीई का मतलब हुआ राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन मतलब क्या हो गया कि सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार। तो पहले आधार हो गया एक पहचान पत्र होना चाहिए। तो पहचान पत्र और आरटीई कब लाया, तो 2009 में। वहीं लेकिन बात करें आरटीई लागू कब से हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 से लागू होता है आरटीई, जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। अब इसमें क्या होता है, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत यदि बात करें आपका, तो ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है कि सभी व्यक्ति जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उसको राज्य
उसको विधि के तौर पर दे दिया कि उसका मौलिक अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलना अनिवार्य है। अब इसको आर्टिकल 21 है तो इसको क्या बोलेंगे, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ, तो भाग 3 में है, और आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार भाग 3 12 से 36 तक, सॉरी 12 से 35 तक होगा। 12 से 35 तक क्या है, भाग 3 है, और भाग 3 के अंतर्गत ही आर्टिकल 21 है। और आर्टिकल 21 का ए में इसको जोड़ा गया है 66वां संविधान संशोधन 2002 में। इसको 66वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है, और यह लागू कब से हो गया, 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। लेकिन यदि वर्तमान में भी बात करें तो आपका ये 4 राज्य में लागू नहीं है। RTE 4 राज्यों में लागू नहीं है, जो अपवाद स्वरूप है उसको भी याद रखिए। पंजाब, बंगाल, केरल और तेलंगाना। पंजाब, बंगाल, केरल और तेलंगाना ये भी उसमें शामिल नहीं है। किसमें, RTE के अंतर्गत। इसका पूरी तथ्य हम लिखे हुए हैं, आप लोग को कोई चिंता की बात नहीं, या आपका इसको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप लोग जो भी PDF यानी कि लेना चाहते हैं तो ये आप कहाँ से ले सकते हैं, तो ब्रेन बूस्टर ISPCS चैनल, वहाँ से आप इसका पूरा क्या ले सकते हैं, PDF ले सकते हैं। और ये इसका PDF का लिंक आपको यानी टेलीग्राम में जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में पिनअप क्या रहेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा RTE का मतलब क्या है, 1 अप्रैल 2010 से लागू। आर्टिकल 21 का एक को कब जोड़ा है, 66वां संविधान संशोधन 2002 में। राज्य विधि सरकार ये कब कहा जाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या मिलना चाहिए, सभी को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मिलना चाहिए। और किन 4 राज्यों में लागू नहीं है, तो पंजाब, बंगाल, केरल और तेलंगाना में लागू नहीं है। यह आर्टिकल 21 किस भाग के अंतर्गत आता है, तो भाग 3 के अंतर्गत आता है। भाग 3 12 से 35 तक के आर्टिकल को भाग 3 कहा जाता है, और इसको भाग 3 को क्या बोलते हैं कि मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। वहीं यदि बात करें तो शिक्षा के अधिकार, यदि शिक्षा की बात करें तो और बताना है कि आर्टिकल 45 में 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए। तो ये आपका कौन सा हो गया, मौलिक कर्तव्य के बारे में, सॉरी 45 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। वहीं यदि बात करें तो 51 का ए में भी आपका शिक्षा का अधिकार है, जो कि आपका मौलिक कर्तव्य है। 51 का ए उसको भी 66वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा उसको जोड़ा गया है 51 का ए में। और उसमें 51 का ए में मौलिक कर्तव्य है, और कर्तव्य का भी 11वां नंबर। अभी मौलिक कर्तव्य कितना है टोटल, तो 11 है, और 11वां नंबर पे जो है शिक्षा का अधिकार है, तो वो भी आपका शिक्षा से संबंधित है। तो कौन कौन सा आर्टिकल, तो पहले मौलिक अधिकार की यदि बात करें तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 21 का ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 45 आर्टिकल, जिसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों को। वही मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भाग 4 का क, 51 का ए, और उसमें भी 11वां नंबर। जो कुल कितना है मौलिक कर्तव्य है, तो 11, तो 11वां नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इतना सारे फैक्ट को जान लिए, लेकिन और अभी इसमें एक चीज़ छोटा है तो उसको भी पूरा क्लियर ही कर दें, ठीक है। तो देखिए मार्च 2006 में न्यूक्लियर डीलर अमेरिका का करार परमाणु शक्ति के रूप में मान्य था। इसका मतलब क्या है कि 2006 में न्यूक्लियर डीलर यानी अमेरिका, जब उस टाइम में क्या चल रहा था कि अमेरिका ये कह रहा था कि नहीं परमाणु हथियार नहीं बना सकते, परमाणु बम नहीं बना सकते हैं। लेकिन भारत में मनमोहन सिंह ने क्या किया कि किसी का बात नहीं माना, और जान सकते हैं कि ये परमाणु हथियार तैयार कर लिया, परमाणु बम तैयार कर लिया, ठीक है। तो ये सारे पूरे तथ्य को समाप्त कर दिए, और यहाँ से जितना भी क्वेश्चन बनने की संभावना था सब बन गया। यदि आप लोग को ठीक लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और लाइक कर दीजिए। यदि ठीक नहीं लग रहा है तो कम से कम डिसलाइक कीजिए, इससे हमको ये पता चले कि यदि मेरे में कोई दिक्कत तो आप लोग कमेंट भी करें
कि यदि इसमें कोई सुधार करने की ज़रूरत है तो हम सुधार करने का भी प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।